Let's start with the 17th question. This is from section B of Ostwald sample paper 2. So here we have PN junction diode दिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो हमारी जो N साइड है और P साइड है डायोड की, P साइड इज अर्थ, ठीक है, और इनपुट स्क्वायर वेव फॉर्म हमें देनी है, ये वाले इनपुट दिया हुआ है हमें और हमें आउटपुट फॉर्म करना है। आउटपुट कैसे फॉर्म होगा यहाँ पे हम वो देख लेते। अब जब देखो इनपुट वेव फॉर्म पॉजिटिव होगी, इनपुट कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब आप इंसर्ट करोगे तो पॉजिटिव हमारा नेगेटिव के साथ जाके मीट होगा। सो दिस इज इन द केस ऑफ रिवर्स्ड बायस्ड, और रिवर्स बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है हमारा एंड द वोल्टेज ड्रॉप विल बी पॉजिटिव V विच इज द सेम इनपुट। इनपुट हमारा कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा अगर पॉजिटिव आप इंट्रोड्यूस करोगे तो। और अगर आप नेगेटिव इंट्रोड्यूस करोगे, ये दोनों, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोड्यूस करोगे तो वोल्टेज कैसी रहेगी, इट विल बिकम जीरो। वाई, क्योंकि हमारा ये डायोड जो है वो आइडल है और फॉरवर्ड बायस के केस में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो देयर वुड बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। सो देयरफॉर द आउटपुट वेव फॉर्म वुड बी इन दिस फॉर्म, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 18th वाला। 18th वाले में हमें क्या दिया हुआ है, वाई it is the frequency not the intensity of light source that determines whether emission of photoelectrons will occur or not। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि emission of photoelectron पे क्या डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसकी चेंज हो जाएगी। सो अगर आप देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हो तो एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट इंक्रीज, बट हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर जाते हैं। और as you are increasing the frequency of light, energy of photon would increase, ठीक है। why it is the frequency not the intensity of light source that determines whether emission of photoelectrons will occur or not। so this is there on the basis of frequency, ठीक है। frequency जितनी आप बढ़ा दोगे ना उतने ज्यादा आपके photons की energy increase हो जाएगी। so here you can write that frequency would be determining whether emission of photoelectrons will occur or not। कभी भी ये मत सोचना, सबसे मेजर गलती यहाँ पे यही करते हैं बच्चे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बोल देते हैं कि हमारा इट विल बी डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Starting with the 19th part, it says the critical angle for the total internal reflection of diamond in air is 24 degree। critical angle का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, it is sin IC is equal to N2 over N1। N2 मीडियम का होता है, N1 आपका डायमंड का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन दिया, स्टेट वेदर द टू स्टेटमेंट्स गिवन हेयर आर करेक्ट और इनकरेक्ट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। First one is saying that the critical angle for total internal reflection of diamond is more than 24 degree when surrounded by water। They are saying किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। और पहली सिचुएशन में हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री दिया हुआ है फॉर डायमंड एंड एयर, ठीक है। डायमंड और एयर के रिस्पेक्ट में 24 है। सो दे आर सेइंग कि वाटर के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा कि मोर देन 24 डिग्री होगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा N2 का, क्योंकि N2 मीडियम है हमारा, ठीक है। एयर हो या वाटर हो, इट इज अ मीडियम फॉर अस। अब हमें पता है कि N2 जो है एयर का वो कम होता है एज कंपेयर टू N2 ऑफ वाटर। वाटर का तो ज्यादा है, तो अगर N2 हमारा बड़ा हो गया N1 से, ठीक है, मतलब है तो बेसिकली ये डायमंड ही, डायमंड का 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और वो फिक्स्ड है दोनों के लिए। और हमारा वाटर के N2 ज्यादा हो गया तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। जो वैल्यू होगी राइट साइड वाली वो कम हो जाएगी। सो देयरफॉर वी कैन से sin IC फॉर द डायमंड इन वाटर विल बी मोर देन दैट ऑफ इन एयर। सो यस दिस इज ट्रू, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि राइट साइड हमारी इंक्रीज हो गई है, N2 ओवर N1 की वैल्यू बढ़ गई है इस वजह से। So here in the second part it says the sparkle of the diamond increases remarkably when placed in water। This is incorrect, क्योंकि water में नहीं, it would be there in air। एयर में जो critical angle होता है total internal reflection का when it is surrounded by water is more। critical angle ज़्यादा है हमारा with respect to water as compared to air। तो इस वजह से ना जो total internal reflection होता है
it is very less in water as compared to the air. So that's what you have to write in the 19 second part. Now 20th it says use Kirchhoff's law to obtain conditions for the balance condition in the Wheatstone bridge. So here what you need to do is you have to apply the Kirchhoff's current law. So we'll be finding the Kirchhoff's law on this diagram. तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे जंक्शन B में तो I1 किस में टूट रहा है, I3 प्लस IG में. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. और हमारा I2 किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू IG एंड I4. तो IG और I4 का सम बन जाएगा ये हमारा. एंड वी नो इफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 तो हमारा IG की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू I3, I2 is equal to I4. ठीक है. Secondly, we would be applying the Kirchhoff's voltage law for loop ABDA. किसके लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ABDA के लिए. ठीक है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो I1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है हमारा, P जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस P. सेकेंड IG के साथ क्या जुड़ा हुआ है, G. और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट वुड बी I2R. ठीक है. अब यहाँ पे we would be applying on BCDQ, BCDB. तो BCDB में आपका क्या हो जाएगा, I3Q is equal to I4S plus IGG. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पता है that IG is equal to 0. तो IG अगर 0 है तो हमारी ये वाली वैल्यू गई, ये वाली वैल्यू गई. अब हमारे पास क्या बचा, I1P is equal to I2R, I3Q is equal to I4S. ठीक है. Now we would be comparing all the things. जैसे ये दो चीजें और ये दो चीजें अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है, that P over Q is equal to R over S. So this is how you have to find out the balance condition in a Wheatstone bridge. Now let's look at the 21st question. So here in the 21st one, it says biconvex lens made up of a transparent material of refractive index 1.25 is immersed in water and water of refractive index 1.33. Will the lens behave as a converging or a diverging lens? तो सबसे पहले तो हमें फोकल लेंथ यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि क्या आएगा. So सबसे पहले we would be using the biconvex formula which is 1 over f mu minus 1 and in bracket 1 by r1 माइनस 1 बाय R2. यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, मीडियम है एक तो, मटेरियल है एक तो, और दूसरा हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाटर है. सो इट विल बी म्यू एम ओवर म्यू डब्ल्यू. ठीक है. -1 put a -1 after it and keep the second thing as it is, 1 by R1 minus 1 by R2. तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं म्यू एम ओवर म्यू डब्ल्यू निकालने का. तो इट वुड बी 1.25 ओवर 1.33. पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 0.98. दिस इज नथिंग बट म्यू. ठीक है. तो ये 0.98 आया, 0.98 माइनस 1. ठीक है. अब 0.98 माइनस 1 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.02 माइनस 0.02. इसका मतलब क्या हुआ, आपका फोकल लेंथ किस में है, नेगेटिव में है, क्योंकि होल कंप्लीट वैल्यू इज इन नेगेटिव. तो ये नेगेटिव में है, इसका मतलब द लेंस विल बी बिहेविंग एज, इट वुड बी बिहेव एज अ डाइवर्जिंग वन, क्योंकि डाइवर्जिंग ही हमारी फोकल लेंथ कहाँ पे बनाती है, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सिस. जैसे कि हमने रेस इंसिडेंट करी, दे वुड डाइवर्ज ऑफ, और पीछे जाके हमारी लाइंस मीट होंगी. तो एफ हमारा कहाँ पे हुआ, नेगेटिव साइड पे हुआ. So that's why it would be a diverging lens. और लेबल डायग्राम में आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, that's what you have to draw in it. ठीक है. So this is all about section B. In the next video I will be covering section C.